प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जिसे कि आपने पीएमएलए के नाम से आम भाषा में सुना होगा, कि कई प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अहम फैसला सुनाया है। पीएमएलए मामलों में ईडी की शक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने हरी झंडी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए के तहत गिरफ्तारी के ईडी के अधिकार को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कहा है कि गिरफ्तारी की प्रक्रिया मनमानी नहीं है। अपराध की आय, तलाशी और जब्ती, गिरफ्तारी की शक्ति, संपत्तियों की कुर्की और जमानत की दोहरी शर्तों के पीएमएलए के कड़े प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। आपको बता दें कि पीएमएलए के विभिन्न पहलुओं पर 100 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की है। न्यायमूर्ति एएम खानविलकर की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा इसकी सुनवाई की गई। खानविलकर 29 जुलाई को सेवानिवृत्त होंगे। पीठ में न्यायमूर्ति सीटी रवि कुमार और दिनेश माहेश्वरी भी शामिल रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 3 के तहत अपराध अवैध लाभ पर आधारित है। 2002 कानून के तहत अधिकारी किसी पर तब तक मुकदमा नहीं चला सकते जब तक कि ऐसी शिकायत किसी सक्षम मंच के समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती हो। धारा 5 संवैधानिक रूप से मान्य है। यह एक संतुलनकारी कार्य प्रदान करता है और दिखाता है कि अपराध की आय का पता कैसे लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी अधिकारियों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी आरोपी को हिरासत में लेने के समय गिरफ्तारी के आधार का खुलासा करना अनिवार्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी ट्रांसफर याचिकाओं को वापस संबंधित हाई कोर्ट को भेज दिया है। जिन लोगों को अंतरिम राहत है वह 4 हफ्ते तक बनी रहेगी, जब तक कि निजी पक्षकार अदालत से राहत वापस लेने की मांग न करें। आपको बताते चले कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में पीएमएलए एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए कहा गया था कि इसके क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में किसी संज्ञेय अपराध की जांच और ट्रायल के बारे में दी गई प्रक्रिया का पालन नहीं होता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इसकी संवैधानिकता स्पष्ट होगी। गौरतलब है कि कड़े पीएमएलए कानून के तहत गिरफ्तारी, जमानत देने, संपत्ति जब्त करने का अधिकार दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी के दायरे से बाहर है। याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि जांच एजेंसियां प्रभावी रूप से पुलिस शक्तियों का प्रयोग करती हैं, इसलिए उन्हें जांच करते समय सीपीआरसी का पालन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। चूंकि ईडी एक पुलिस एजेंसी नहीं है, इसलिए जांच के दौरान आरोपी द्वारा ईडी को दिए गए बयानों का इस्तेमाल आरोपी के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई में किया जा सकता है, जो आरोपी के कानूनी अधिकारों के खिलाफ है। इसके साथ ही आप ये भी जान लीजिए कि पीएमएलए कानून आखिर है क्या। तो पीएमएलए कानून के तहत गिरफ्तारी, जमानत देने, संपत्ति जब्त करने का अधिकार सीआरपीसी के दायरे से बाहर है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में पीएमएलए एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए कहा गया था कि इसके सीआरपीसी में किसी संज्ञेय अपराध की जांच और ट्रायल के बारे में दी गई प्रक्रिया का पालन नहीं होता है, जिसको लेकर आज सुनवाई हुई है। और अब सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए एक्ट के तहत ईडी के अधिकार को फिलहाल बरकरार रखा है। रेलवे भर्ती घोटाले में सीबीआई का छापा, लालू के ओएसडी रहे भोला यादव गिरफ्तार। दिल्ली से हुई भोला यादव की गिरफ्तारी। लालू के हनुमान कहे जाते हैं भोला यादव। बुधवार को सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के तत्कालीन ओएसडी रहे भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने भोला यादव को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये गिरफ्तारी रेलवे भर्ती घोटाले से जुड़े मामले में हुई है। इतना ही नहीं, सीबीआई ने बिहार के पटना और दरभंगा में 4 ठिकानों पर भी छापेमार कार्रवाई की है। सीबीआई की तरफ से भोला यादव की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी गई है। जमीन के बदले नौकरी और आईआरसीटीसी स्कैम में ये बड़ी गिरफ्तारी है। भोला यादव की दिल्ली में हुई गिरफ्तारी के बाद बिहार के दरभंगा स्थित उनके आवास पर छापेमार कार्रवाई की गई है। भोला यादव लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के बेहद ही खास हैं। 2004 से लेकर 2009 तक वो लालू यादव के ओएसडी के रूप में काम कर चुके हैं। लालू यादव उस वक्त के रेल मंत्री थे और उसी समय रेलवे में भर्ती घोटाला हुआ था और भोला यादव को इस घोटाले का मास्टरमाइंड माना जाता है। आपको बता दें, भोला यादव को लालू यादव का हनुमान कहा जाता है। वो लालू परिवार के बेहद खास हैं। हमेशा वो लालू प्रसाद यादव के साथ ही रहते हैं, फिर चाहे कोई कोर्ट का काम हो या फिर लालू यादव के इलाज का, वो हर वक्त लालू यादव के साथ ही नजर आते हैं।
2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में वो बहादुरपुर सीट से विधायक चुने गए थे। हालांकि 2020 के चुनाव में वो हायाघाट सीट से चुनाव लड़े लेकिन हार गए। बता दें कि भोला यादव तेजस्वी यादव के भी काफी नजदीक हैं। बता दें कि बुधवार सुबह सुबह ही सीबीआई की टीम भोला यादव के घर पहुंच गई थी और छापे की कार्रवाई शुरू कर दी गई थी। ये मामला भर्ती घोटाले से जुड़ा है। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते जॉब लगवाने के बदले जमीन और प्लॉट लिए गए थे। सीबीआई ने इसी मामले में जांच के बाद पिछले दिनों लालू यादव, राबड़ी देवी, मीसा यादव, हेमा यादव और कुछ ऐसे ही उम्मीदवारों पर केस दर्ज किया जिन्हें प्लॉट या प्रॉपर्टी के बदले जॉब दी गई थी। इससे पहले सीबीआई ने मई के महीने में लालू यादव से जुड़ी 17 जगहों पर छापेमारी की थी। सीबीआई की ये कार्रवाई करीब 14 घंटे तक चली थी। ये छापे लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी मीसा भारती के पटना, गोपालगंज और दिल्ली स्थित जगहों पर छापेमारी की गई थी। और अब सीबीआई ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लालू यादव के ओएसडी रहे भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया है। शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में बड़ा खुलासा। अर्पिता मुखर्जी ने किए ये बड़े खुलासे। मेरे घर को बनाया मिनी बैंक। जाने अर्पिता के पास कहां से आते थे पैसे। पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी ने ईडी की पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूछताछ के दौरान अर्पिता मुखर्जी ने कहा है कि उनके घर को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल आपको बता दें, बंगाल के गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी दोस्त अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से कथित तौर पर बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई है। पश्चिम बंगाल के शिक्षा भर्ती घोटाले मामले में गिरफ्तारी को लेकर वो आजकल चर्चा का केंद्र हैं। इन खुलासों को लेकर मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ जारी है। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां भी की जा सकती हैं। साथ ही कुछ लोगों को पूछताछ के लिए भी बुलाया जा सकता है। ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ से ज्यादा की रकम और जेवरात बरामद किए हैं। वहीं पूछताछ के दौरान अर्पिता मुखर्जी ने कई सारे चौंकाने वाले बड़े खुलासे किए हैं। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ के दौरान सामने आया है कि सारे पैसे पैक करके एक ही कमरे में रखे जाते थे। इस रूम में पार्थ चटर्जी और उनके लोग ही अंदर जाते थे। मुखर्जी के मुताबिक पार्थ चटर्जी हर हफ्ते या 10 दिन में एक बार आते थे। सूत्रों के मुताबिक अभी पूछताछ के पहले चरण में अर्पिता और गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। इसके बाद दोनों को साथ में बिठाकर पूछताछ की जाएगी। उन्होंने कहा कि पार्थ मेरे घर को एक और महिला के घर को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। वो महिला भी पार्थ की अच्छी दोस्त है। पार्थ कभी ये नहीं बताते थे कि कितना पैसा है। आपको बता दें, अर्पिता की पार्थ से मुलाकात पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री ने करवाई थी। उसकी 2016 से पार्थ से दोस्ती थी, लेकिन गलत गतिविधियां 2 साल पहले शुरू हुई थी। ये पैसा एसएससी एग्जाम के अलावा ट्रांसफर, कॉलेजों को मान्यता दिलवाने जैसे कामों से आता था। बता दें, पैसा हमेशा पार्थ के लोग ही लेकर आया करते थे। वहीं ईडी को पार्थ के घर से 2012 टीईटी एग्जाम के दस्तावेज भी मिले हैं। अर्पिता ने कई संपत्तियों के बारे में भी बताया है। एक ब्रोकर और एक बड़े कारोबारी का जिक्र भी किया गया है। इनके यहाँ भी ईडी ने छापेमारी की है। साल 2008 से लेकर 2014 के बीच बंगाली और उड़िया फिल्म उद्योग में सक्रिय रही मुखर्जी ने मॉडलिंग भी की है, लेकिन मनोरंजन उद्योग में सीमित सफलता के बावजूद मुखर्जी दक्षिण कोलकाता के जोका इलाके में एक शानदार अपार्टमेंट की मालकिन है। प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने कहा है कि वो नियमित रूप से शहर में हुक्का बार जाती थी और बैंकॉक और सिंगापुर जैसी जगहों की भी यात्रा करती थी। जानकारी के लिए बता दें, ईडी को अर्पिता मुखर्जी के कोलकाता के घर पर छापेमारी के दौरान 2 डायरियां भी बरामद हुई हैं। इस डायरी के मिलने के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि बंगाल में एक बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले से मिलने वाले काले धन का निवेश उड़िया फिल्मों के निर्माण में किया जाता था। मुखर्जी के घर से 2 डायरियां बरामद हुई हैं।
ऐसा माना जा रहा है कि ये डायरियां कथित घोटाले की कुंजी हैं। सूत्रों के मुताबिक डायरी में राजनेताओं, फिल्म निर्देशकों और निर्माताओं सहित कई हाई प्रोफाइल व्यक्तियों का नाम, नंबर और रकम दर्ज है। अर्पिता मुखर्जी को लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनके पास इतना पैसा आता कहां से था। जो फिल्में उन्होंने की थी वो पर्दे पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई थी। इसके बाद भी उनके पास इतना पैसा कैसे आया? दक्षिण कोलकाता के जोका इलाके में उनका एक शानदार अपार्टमेंट है। हालांकि इन सारे सवालों के जवाब और उन डायरियों के अंदर क्या है, इन सब का पता ईडी की पूछताछ के बाद ही लग सकेगा। बता दें, ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के घर से 21 करोड़ से ज्यादा की रकम और जेवरात बरामद किए थे। कुछ खाने को दे दो। अरे मेरी चाबी! चोर! 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 पकड़ के! काम हो गया। वो जो गाड़ी जा रही है ना, दो लड़कों ने मुझे पागल बना के मेरी गाड़ी छीन ली। प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। उनकी ऐसी की तैसी। बैठिए मैम आप। ये गाड़ी जंगल में क्यों ले गए भैया? ये गाड़ी कितनी धीरे चला रही है। मैम घबराइए मत, मैं आपके साथ ही हूँ। इन्होंने गाड़ी क्यों रोक ली? देखते हैं मैम, कोई बात नहीं। भैया ध्यान से। तुम भी इनके साथ? हाँ, ये मेरी ही गैंग थी। तुम्हें क्या लगा कि बाइक इत्तेफाक से आया था? नहीं, ये मेरे दिमाग की प्लानिंग थी। मुझे पता था कि तुम किसी न किसी से तो मदद मांगोगी, इसलिए मैं ही बाइक लेकर आ गया। तुझे क्या लगा हमें सिर्फ तेरी कार चाहिए? हमें तुझसे भी बहुत कुछ चाहिए था। सोने पे सुहागा कैसे छोड़ सकते हैं? इसलिए तो तेरे दिमाग के साथ खेल के तुझे इस जंगल में लेकर आए हैं। चलो लौंडो, अब एक एक करके चखो स्वाद इस गोलगप्पे का। इसकी माँ की आँख! पुलिस यहाँ कैसे? मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, मिस्टर कुलदीप राणा, अपनी टीम के साथ। अब तुम कहीं भी भाग लो, लेकिन तुम बच नहीं पाओगे। अब क्या कह रहे हैं? बाइक स्टार्ट करना जल्दी। जल्दी जल्दी चल। बैठ बैठ चल चल। बोलेंगे नहीं तुझे। कुलदीप, मेरी कार छीन ली किसी ने और मैं किसी से लिफ्ट लेकर उनका पीछा कर रही हूँ। प्लीज तुम जल्दी अपनी टीम को लेके आ जाओ। ये लाइव लोकेशन को फॉलो करते हुए आ जाओ।